3 कानून, 2 ट्वीट और एक संसद में दिया हुआ भाषण। हम यही तो देख रहे हैं आजकल। पर क्या आपको पता है कि इसकी सच्चाई क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की फार्मर एक्ट क्या है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों अड़ी हुई है? तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं मुद्दों पे और जानने की कोशिश करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। किसान आंदोलन कुछ चीजों पे हो रहा है जिसमें कि एपीएमसी एक पार्ट है और एमएसपी उसका दूसरा पहलू है। तो ये सब कहां से स्टार्ट हुआ? तो जब देश आज़ाद हुआ, किसान अपनी काश्तकारी करता था तो उसे अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी न किसी से पैसे उधार लेने होते थे और वो जाता था जमींदार के पास, जो 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा उस टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ 1950 की, तब वो उधार पे लेते थे। उन पैसों को चुकाने के लिए उसे जमींदार के पास जाना नहीं पड़ता था। जैसे ही फसल पकती थी और बिकने का टाइम आता था, जमींदार किसान के पास आता था और वहीं से औने पौने दामों में वो फसल खरीद लिया करता था और किसान के पास कुछ नहीं बचता था। किसान का बहुत ज्यादा शोषण वहां पे होता था। जब ये हो रहा था तो ये सब देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाया और 1960 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एक्ट निकाला जिसका नाम था एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी हमने बहुत बार सुना, नाम आपको यहाँ मिल जाएगा, नाम में क्या रखा है, बट हम सब जानते हैं कि ये एक मंडी की तरह होता है। एपीएमसी को हम गांव में मंडी भी कहते हैं। एपीएमसी क्यों आया? एपीएमसी इसलिए आया ताकि किसान का शोषण ना हो, किसान को जमींदार को अपना नाज ना देना पड़े ऐसे ही किसी दाम में जो जमींदार तय करता था, और किसान का शोषण ना हो। बट एपीएमसी के कुछ एक्ट थे जो कि सेम वैसे ही थे जैसे पहले चल रहा था। एपीएमसी ये कहता था कि आप कोई भी किसान जब फसल बोएगा और जब उस फसल को काटेगा तो उसकी पहली फसल वो एपीएमसी के बाहर नहीं बेच सकता। अगर वो बाहर बेचता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हुआ वही, किसान पहले भी शोषित था, बाद में भी शोषित है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि पहले थोड़ा ज्यादा शोषित था, बाद में थोड़ा कम शोषित होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो किसान मंडियां थी उनमें कार्टल्स बनने लग गए। वो कार्टल्स अपने आप दाम डिसाइड करते और उस दाम के हिसाब से किसान को अपना नाज बेचना पड़ता, वो कुछ नहीं कर पाता था। उसके बाद आई हरित क्रांति। हरित क्रांति ये कहता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएं। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी। इंडिया को फूड सिक्योरिटी के लिए यूएस पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। मौजूदा सरकार ने हरित क्रांति की ओर अपना कदम उठाया और वहां पे तय की गई एमएसपी। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक तरह से किसानों के लिए बढ़ावा था कि किसान ज्यादा से ज्यादा धान उगाएं और देश को थोड़ा फूड सिक्योर बना लिया जाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। अगर कोई वॉर होती है, कुछ होता है तो दूसरे देश उसका फायदा उठाते। तो चलिए जानते हैं इस कानून में आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहला कानून, नाम पे मत जाइए, नाम आप कोई भी पॉलिसी उठा के देखेंगे नाम बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स उसमें यूज किए हुए होते हैं। हम इसे सरल भाषा में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला कानून क्या है। पहला कानून बात करता है किसान की फ्रीडम की। फ्रीडम किससे? एपीएमसी से। आप किसान के पास, पहले किसान पे एक बाउंडेशन थी कि उसे एपीएमसी में ही अपनी पहली फसल बेचनी होगी, बट अब ये नहीं होगा। किसान किसी प्राइवेट लेंडर को बेच सकता है, इंटरस्टेट जाके, इंट्रास्टेट जाके बेच सकता है। आप और मेरे जैसे जो ट्रेडर बनेंगे, नए ट्रेडर बनेंगे, जो कि भारत सरकार ने कहा है कि कोई पैन कार्ड से भी ट्रेडर बन सकता है, उसे बेचेगा, ऑनलाइन बेच सकता है। और दूसरी बात, प्राइवेट मंडियां खड़ी हो सकती हैं, उसमें जाके बेच सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब सरकार बात करती है कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसके लिए किसान परेशान है और किसान बात करते हैं कि ये कानून एपीएमसी खत्म कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि एपीएमसी में 8 से 9% आपको टैक्स देना पड़ता है। आप इन कैटेगरी में आपको 8 से 9% आपको टैक्स देना पड़ता है। बट जो नए एक्ट में बात हो रही है प्राइवेट मंडियों की, प्राइवेट ट्रेडर्स की, उसमें किसी भी तरह के टैक्स की बात नहीं हो रही। तो पहला मुद्दा किसानों के आक्रोश का ये है कि कोई एक्ट ऐसा रेगुलेट होना चाहिए जिसमें या तो एपीएमसी को पे टैक्स ना लगे या फिर बाहर के जो प्राइवेट लेंडर्स हैं उन पे टैक्स लगना शुरू हो जाए। ठीक है। दूसरा कानून बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें आपको फसल उगने के बाद में पैसा नहीं देना है, बाद में किसान को ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ बेचूं। बुआई से पहले जो भी प्राइवेट लेंडर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, वो आपके पास आएंगे, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि मेरे को किसी तरह का धान चाहिए, किसी तरह का प्याज चाहिए, और आपके साथ एक करार करेंगे। वो करार हो सकता है कितने रुपए का, कितने किलो का, वो सब उसमें इनकॉर्पोरेटेड होगा। इस पे सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जो हम अफवाहें भी सुन रहे हैं कि किसान की ज़मीन किसान की नहीं रहेगी, तो ये एक मिथ है। यहाँ पे किसी भी तरह का किसान की ज़मीन से रिलेटेड बात नहीं हुई है। किसान की ज़मीन किसान की ही रहेगी। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ज़मीन की बात भी होती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब किसान की ज़मीन किसान की ही रहेगी। इस एक और क्लॉज है कि जो कंपनी है, जो प्राइवेट लेंडर है, वो उस ज़मीन पे कुछ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो करार खत्म होने के बाद उसे खुद के खर्चे पर हटाना होगा। अगर वो नहीं हटाता है तो वो बाय डिफॉल्ट फार्मर का हो जाएगा।
तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं लगती। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, आज मैंने 10 रुपये के हिसाब से किसी, मान लो प्याज का अगर हम एग्जांपल है, तो 10 रुपये के हिसाब से मैंने करार कर लिया। अब कल को प्राइवेट मंडीज़ में या फिर APMC में उसका भाव 40 रुपये चला गया, तो किसान को तो घाटा हो गया। वो अगर APMC में बेचता या फिर बाहर बेचता तो उसको फ़ायदा होता। तो इसमें भी एक और क्लॉज है कि आप किसी भी अनुपात के हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपको 10 रुपये ही फिक्स करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आप ये कर सकते हो कि अगर APMC का इतना % बढ़ेगा तो मुझे भी इतना % बढ़ा के पैसा मिलेगा। ओके, नंबर तीन बात करता है एसेंशियल कमोडिटीज़ की। पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ का आप एसेंशियल कमोडिटी, जीवन जीने के लिए वस्तुएं चाहिए, उनका स्टोरेज नहीं कर सकते आप एक लिमिट के ऊपर प्याज स्टोर नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद धान स्टोर नहीं कर सकते। तो उसमें यह है कि आप इसमें छूट दी जाती है, तो उसमें आपको ये छूट मिलती है कि आप स्टोरेज कर सकते हो। स्टोरेज इसलिए क्योंकि पहले फूड सिक्योर नहीं था, हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं था लोगों को देने के लिए, बट अब है। और इसका दूसरा मुद्दा ये होता है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाना लेती है या जो स्टोरेज करती है, उसको प्रॉपर रखने के हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसमें ये कहता है कि अगर कोई किसी के पास कैपेसिटी है रखने की या उसको यूज़ करने की, तो वो रख सकता है। अब इसमें ये सवाल उठता है कि अगर कोई चीज़ स्टॉक होगी तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा, मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक काम किया है कि इसमें कुछ क्लॉजेस डाले हैं कि अगर कोई ऐसा काम हो, ऐसी चीज़ हो कि कोई वॉर हो जाए या फिर कोई ऐसी एसेंशियल चीज़ की ज़रूरत हो, जब कोई बाढ़ के हालात हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब ये एक एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट लगा था 1954 में, तो इन्होंने उसे वॉइड नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है कि उसके ऊपर एक रूल बना दिया है कि आप स्टोर कर सकते हो, बट किसी किसी सिचुएशन में एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट वापस लग सकता है, आपको इकट्ठा करने पे रोक लग सकती है। दूसरा सूरत ये दिया कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, रेगुलर प्राइस बढ़ रही है, डबल हो गई, तो उस केस में एक प्रावधान है कि ऑटोमेटिकली उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम GST में देखते हैं, हमें नोटिफिकेशन आते हैं, वैसा ही है। अब इतनी बातों में हमें क्या समझ में आता है कि कौन गलत है, किसान गलत है, सरकार गलत है? सरकार की जो मंशा है वो हम गलत नहीं बता सकते, बिकॉज अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो किसान ऊपर नहीं उठ पाएगा। पर यहाँ किसान के सवाल भी गलत नहीं है। अगर इस बिल में हम कुछ संशोधन करके लेकर आए तो ये बहुत अच्छा बिल साबित होगा किसानों के लिए, तो वो बात हमें सुननी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ हैं जहाँ पे असंवैधानिक इसे घोषित किया जा सकता है संसद में। पहला है कंटेंट, इसका कंटेंट पूरा रूप से संविधान के अलाइन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संविधान को नेगलेक्ट साबित करती हो। दूसरा होता है इसका प्रोसीजर, की प्रक्रिया भी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस संसद द्वारा डिफाइन किया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवाने का, वो सब कुछ फॉलो किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि इसका जो राज्यसभा में वोटिंग हुई थी वो पेपर वोटिंग नहीं हुई थी, इसका वॉइस वोट हुआ था, और उसका रीज़न ये दिया गया था कि कोई भी अपनी सीट पे नहीं बैठा है। इसमें एक जब हम वोटिंग करते हैं तो इसमें एक अनिवार्य रूल है कि हर मेंबर, राज्यसभा का हर मेंबर अपनी सीट पर बैठा हो, बट कोरोना की वजह से, डिस्टेंस की वजह से लोग अपनी जगह पे नहीं बैठे थे। इसकी वजह से वॉइस वोट किया गया और हाथ देखकर बता दिया गया कि हाँ, ये इसको मेजोरिटी मिल गई, तो ऐसे ये खत्म हुआ। एक चीज और बड़ा कंसर्न इसमें देखने वाला है कि इसमें कोई भी न्यायिक जो हमारी सुविधाएं हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है किसान को या किसी और को, तो उनको SDM के पास जाना होगा, इनको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, अगर जहाँ पे क्योंकि ये जो SDM और कलेक्टर्स हैं ये राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, तो ये थोड़ा एक तरफा मामला हो जाएगा। इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए। कोर्ट को फ्रीडम है पूरे स्टेट के गवर्नमेंट से, इनसे, तो वो उसको एक बेनिफिट मिलेगा, तो हमें इसमें कोर्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि कोई भी ट्रेडर बन सकता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप ट्रेडर बन सकते हो। ये थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि अगर मैं ही मान लो अगर आज ट्रेडर बन जाऊँ, मैंने पैन कार्ड लिया और मैं ट्रेडर बन गया और मैं किसी का सामान लेके भाग गया, पैसे नहीं दी, क्योंकि पैसे हैंड टू हैंड तो कोई ऑप्शन है नहीं, अगर मैं भाग गया तो कौन जिम्मेदार है? तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाए, लाइसेंस प्रोसीजर बनाया जाए, कोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये कानून बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बार बार एक चीज़ और उठ के आती है कि MSP खत्म हो जाएगा। MSP, जैसे मैंने बोला कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि MSP कुछ ही चीज़ों पे दी जाती है, और MSP कौन देता है? सरकार डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? पहले डिसाइड होता था कि किसान का खर्चा कितना हुआ है, बट जैसे 2004 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, उसके बाद इसमें डिसाइड कर दिया, अभी 2019 में ही एक लागू किया है, जिसमें किसान का फैमिली का खर्चा, फैमिली जो काम कर रही है उनका खर्चा प्लस बुआई में बाकी चीज़ों में खर्चा लगा है, वो उसे देना होता है। तो
ये सब चीज़ें देखें तो एक नोट निकल के आता है कि अगर MSP पे भी अगर सरकार लिखित में दे देती है तो इस रूल को, इस कानून को लागू करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं।